एपिसोड नंबर 4 में भी हमने बताया था कि जैसे ही 100 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो जाएंगे एक यूनिक सब्सक्राइबर को हम अपनी तरफ से गिफ्ट सेंड करेंगे और उसका फोटो भी अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, इसकी वजह से हमारे चैनल पर बहुत ही तेजी से हमारी फैमिली यानी कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको उसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 5। कल हमने एपिसोड नंबर 4 को कवर किया था, जिसमें हमने 3 लेसन कवर किए थे, 10, 11 और 12 को। आज है 13वां लेसन। बुक का नाम है मेमोरी, हाउ टू डेवलप, ट्रेंड एंड यूज इट। स्मृति को कैसे विकसित करें, प्रशिक्षित और उपयोग करें। विलियम वॉकर एटकिंसन। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम 13वें अध्याय से शुरू करेंगे, जिसका नाम है जगहों को कैसे याद करें। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। अलग अलग लोगों में जगहों की पहचान के विकास की मात्रा में काफी फर्क होता है, लेकिन इस फर्क को मस्तिष्क के उस चरण की क्षमता की मेमोरी की मात्रा तक ले जाया सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उस दक्षता पर कितना ध्यान दिया गया है, उसमें दिलचस्पी दिखाई गई है और उनका उपयोग किया गया है। जगहों की क्षमता के अंदर जगहों को पहचानना, स्थान, सड़कों, दृश्यों और चीजों के स्थान को याद करना कि पेज पर कहाँ विचार मिलेंगे और उनकी स्थिति को याद रखना। भौगोलिक क्षमता, जगहों को देखने की क्षमता और उन्हें पाने की काबिलियत, यह सब इसी में आते हैं। जिन लोगों में यह क्षमता ऊंचे दर्जे तक विकसित होती है, उन्हें दिशा, स्थान और स्थिति का अंतर्यामियों जैसा ज्ञान होता है। वे कभी रास्ता नहीं भूलते और दिशा या स्थान के मामले में कभी परेशान नहीं होते। वे घूमी हुई जगहों को याद रखते हैं और उनका एक दूसरे से संबंध भी याद रखते हैं। उनके मस्तिष्क नक्शों की तरह होते हैं, जिन पर वे सड़कें, रास्ते और हर दिशा की चीजें लिखकर रखते हैं। जब ऐसे लोग चीन, लेब्राडोर, टेराडेल, फ्यूगो, नॉर्वे, केप ऑफ गुड हाफ, तिब्बत या किसी अन्य जगह के बारे में सोचते हैं तो किसी अनिश्चित दिशा में किसी अनिश्चित जगह की बजाय इस दिशा या उस दिशा के संदर्भ में सोचते हैं। उनके दिमाग उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम सोचते हैं या दी गई जगह के संदर्भ में सोचते हैं। इस क्षमता के दूसरे छोर पर हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो किसी दिशा या जगह या स्थान के संबंध के बारे में कुछ भी याद नहीं रख पाते। वे अपने शहर में भी रास्ता भूल रहे होते हैं और किसी अजनबी जगह में खुद पर विश्वास नहीं रख पाते। उन्हें दिशा या जगह का कोई बोध नहीं होता और वे उस जगह और स्थान को भूल जाते हैं जहां वे पहले जा चुके हैं। इन दोनों छोरों के बीच काफी लंबी दूरी है और यह मानना मुश्किल है कि यह दूरी सिर्फ उपयोग, दिलचस्पी और ध्यान के अंतर के कारण है। ऐसा ही है और इसे किसी भी इंसान के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है जिसने अपने मस्तिष्क में इस क्षमता को विकसित करने का भार उठाया है। कईयों ने ऐसा किया है और बाकी लोग भी ऐसा कर सकते हैं अगर वे सही तरीके अपनाते हैं। जगह और स्थान याद रखने की क्षमता के विकास का रहस्य वही है जो पिछले पाठों में नामों और चेहरों की मेमोरी के विकास के बारे में बताया गया है। पहली जरूरी चीज है कि विषय में दिलचस्पी पैदा की जाए। आपको यात्रा करते समय सड़कों और मार्गों की दिशा, लैंडमार्क, सड़कों के मोड़, रास्ते की प्राकृतिक चीजों को नोटिस करना शुरू करना। आपको नक्शों का अध्ययन करना होगा जब तक उनमें दिलचस्पी न पैदा हो जाए।
जैसा मिस्टर एक्स ने नामों में रुचि पैदा करते समय डायरेक्टरी का इस्तेमाल करते समय किया था, आप भूगोल की एक छोटी किताब लेकर दिशा, दूरियां, स्थान, आकार और देशों के रूप आदि का अध्ययन करें। अगर धरती के किसी हिस्से में धन की एक बड़ी मात्रा आपका इंतजार कर रही हो, तो आप उस जगह की दिशा, स्थान और स्थिति के बारे में अधिकाधिक इच्छा व्यक्त करेंगे ताकि वहां अच्छी तरह पहुंच सकें। जल्द ही आप उन जगहों के बारे में एक रेफरेंस बुक बन जाएंगे। सारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी इच्छा कितनी गहरी है। इच्छा से दिलचस्पी पैदा होती है। इच्छा से ध्यान आता है और ध्यान से इस्तेमाल आता है। आप में पहले जगहों की क्षमता को विकास करने की चाह होनी चाहिए और यह इच्छा मजबूत होनी चाहिए। बाकी चीजें आसानी से हो जाएंगी। दिलचस्पी जगाने के बाद पहला काम यह करें कि यात्रा करते समय लैंडमार्क और सड़कों व स्थानों की स्थिति को सावधानी से नोट कर लें। इतने सारे लोग गैर हाजिर दिमाग के साथ एक नई सड़क या मार्ग पर जाते हैं और उस जगह पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। यह आपकी जगहों की मेमोरी के लिए खतरनाक है। आपको मार्गों और उन पर आने वाली चीजों पर ध्यान देना चाहिए। क्रॉस रोड और सड़कों के कोनों पर रुकें और लैंडमार्क पर ध्यान दें और सामान्य दिशाओं और स्थानों को नोटिस करें जब तक वे आपके दिमाग में छप न जाएं। टहलते समय देखना शुरू करें कि आप कितनी चीजें याद रखते हैं और घर पहुंचने पर इस यात्रा को मन में ताजा करें और देखें कि आप कितनी दिशाएं और लैंडमार्क याद रखते हैं। अपनी पेंसिल निकालिए, अपने रास्ते का नक्शा बनाने की कोशिश कीजिए, सामान्य दिशाएं दीजिए और सड़कों के नाम तथा रुचि की चीजों को नोट कीजिए। शुरू करते समय उत्तर दिशा को अपने दिमाग में जोड़िए और इसे पूरी यात्रा के दौरान और नक्शा बनाते समय याद रखिए। यह एक अच्छा खेल हो जाएगा और अपनी क्षमता बढ़ाते समय आपको आनंद आएगा। जब आप अपनी कार से बाहर जाएं तो घूमते फिरते जाएं। जितने ज़्यादा मोड़ ले सकें जरूर लें ताकि जगहों और स्थानों की आपको क्षमता का पूरा विकास हो। लेकिन दिशा को हमेशा नोट करें ताकि इसे आप नक्शे पर अच्छी तरह डाल सकें। अगर आपके पास शहर का नक्शा हो, इसकी अपने नक्शे से तुलना करें और कल्पना में इस रास्ते को नक्शे पर बिठाएं। शहर के या सड़क के नक्शे के साथ आप अपनी छोटी यात्राओं के रास्ते पर चलते समय अधिक आनंद आएगा। यात्रा करते समय सड़कों के नामों को हमेशा नोट किया करें। साथ ही चलते समय आने वाले मोड़ों को याद करें, उन्हें अपने नक्शे पर नोट कर लें और आप पाएंगे कि आप इस दिशा में तेजी से बढ़ती मेमोरी विकसित करने लगेंगे क्योंकि आपने दिलचस्पी जगाई है और आप ध्यान दे रहे हैं। नक्शे बनाने में गर्व महसूस करें। अगर आपके साथ एक दोस्त हो तो एक दूसरे से प्रतियोगिता करें। साथ ही यात्रा करें और देखें कि किसे यात्रा के बारे में ज़्यादा याद रहता है। इसके साथ ही इसके सहायक के रूप में एक और प्लान बनाएं। यात्रा शुरू करने से पहले एक पहचान के रास्ते की सामान्य दिशाएं, सड़कों के नाम, मोड़, वापसी का रास्ता आदि अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करें। एक छोटे रास्ते का नक्शा बनाने से प्रारंभ करें और इसे धीरे धीरे बड़ा करते जाएं। यात्रा का नक्शा बनाने के बाद इसे अलग रख दें और यात्रा करें। अगर आपको पसंद आए इस नक्शे को बार बार निकालें और इसके अलग अलग रूप बनाएं। इसके हर मुमकिन रूप का नक्शा बनाने की आदत डालें, लेकिन इस नक्शे पर पूरी तरह निर्भर न हो जाएं। इसके बदले में किसी छपे हुए नक्शे से अपने दिमाग में बनाए जा रहे नक्शे की तुलना करें। अगर आप किसी अजनबी जगह की यात्रा कर रहे हों तो जाने से पहले अपने नक्शों का ठीक से अध्ययन करें
और इसे पेंसिल से फिर से बनाएं। तब यात्रा करते समय उन जगहों की अपने नक्शे से तुलना करें और आप पाएंगे कि आप अपनी यात्रा में बिल्कुल नई रुचि ले रहे हैं और इसका आपकी जिंदगी में अलग अर्थ हो जाएगा। अगर आप किसी अजनबी शहर की यात्रा करते हैं, शुरुआत में पहले एक नक्शा निकाल लें और कंपास से जरूरी बिंदुओं को नोट कर लें। नक्शे को पढ़ें, मुख्य सड़कों की दिशाएं और अपनी रुचि के जरूरी बिंदुओं की स्थिति, भवन आदि जान लें। इस तरह न सिर्फ आप जगहों की मेमोरी विकसित कर लेंगे, बल्कि आप रास्ता भूलने से भी बचेंगे और अपनी यात्रा में एक नई रुचि भी पैदा कर लेंगे। जो भी इन चीजों का अभ्यास करता है, वह इन सलाहों के आधार पर कई और रूप तैयार कर सकता है। सारी चीजें नोटिस करने और ध्यान का इस्तेमाल करने पर निर्भर करती हैं, और वे चीजें इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप उनमें कितना ध्यान देते हैं। अगर आप जगहों के विषय पर जाएंगे और दिलचस्पी लेंगे, तो आप जगहों की मेमोरी में काफी कम समय में बहुत अधिक क्षमता हासिल कर लेंगे। मेमोरी का कोई ऐसा चरण नहीं है जिसमें अभ्यास से इतनी जल्दी परिणाम आए। उदाहरण के लिए मिसेज जी जगहों की मेमोरी के मामले में काफी कमजोर थी और अपने रुकने की जगह से कुछ ब्लॉक आगे अक्सर रास्ता भूल जाती थी। चाहे वह जगह जहां भी हो, उन्हें स्थिति और दिशा का बिल्कुल भी बोध नहीं था और वे अक्सर होटल के कॉरिडोर में रास्ता भूल जाती थी। भले ही अपने पति के साथ उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की हो, दिक्कत इस बात की नहीं थी कि वे अपने पति के बिना बिल्कुल असहाय हो जाती थी और दोनों को हमेशा एक साथ रहना पड़ता था। उन्हें जगाना और नोटिस लेना पड़ा। अगले कुछ सालों तक उन्हें अपने पति के बिजनेस के कामों के सिलसिले में काफ़ी यात्राएं करनी थी। अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें उन जगहों में रुचि लेनी पड़ी जहां उन्हें जाना था। 2 सालों की यात्रा खत्म होने से पहले तक वे अपने पति की तरह एक अच्छी यात्री बन चुकी थी और उन्हें अक्सर अपने साथियों द्वारा गाइड के रूप में बुलाया जाने लगा। उन्हें इस चीज को यह कहते हुए बताया, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा कैसे कर लिया, मुझे करना था इसीलिए मुझसे हो गया। जो मिसेज जी ने किया वह उसी प्लान को आजमाने से हुआ है जो हमने इस पार्ट में बताया है। उन्हें नक्शों का इस्तेमाल करना पड़ा और नोटिस करना पड़ा। जगहों की मेमोरी का विकास करने के तरीके में इस्तेमाल होने वाले सिद्धांत इतने सही हैं कि जिन्हें इसका नहीं पता वे इसमें दिलचस्पी जगाकर और इसका पालन करके इस क्षमता का इतना विकास कर सकते हैं कि वे अपनी तुलना उस बिल्ली से कर सकते हैं जो हमेशा वापस आई और उस कुत्ते से भी जो आप कभी भूल नहीं सकते। इंडियन बेडुइन्स जिम्पी और मैदानों, जंगलों, रेगिस्तानों और पहाड़ों में रहने वाले लोग इस क्षमता में इतने कुशल होते हैं कि ऐसा लगता है उनके पास अतीन्द्रिय है। वह यह सब सिर्फ नोटिस करने, इस क्षमता का विकास करने और इसका ढेर सारा इस्तेमाल करने से जुड़ा हुआ है। मस्तिष्क इस जरूरत को पूरा करेगा। अगर मिसेस जी जैसे लोग इस पर काम करने के लिए बाध्य हो जाएं, ध्यान और संगति के नियम कमाल कर देंगे। और जब ध्यान और दिलचस्पी से उन्हें काम में लाया जाए और उपयोग व अभ्यास से इसका इस्तेमाल हो, इस प्रक्रिया में कोई जादू नहीं है। सिर्फ इच्छा बनाए रखें और काम करते रहें। क्या आपकी इच्छा गहरी है? क्या आप में लगन है? इस लेसन के मुख्य बिंदु जगहों की क्षमता के अंतर, जगहों को पहचानना, स्थान, सड़कों और चीजों के स्थान को याद रखना, किस पेज पर कहाँ विचार मिलेंगे और उनकी स्थिति को याद रखना, भौगोलिक क्षमता, जगहों को देखने की क्षमता,
और उनको पाने की काबिलियत, यह सब इसी में आते हैं। आप भूगोल की एक छोटी किताब लेकर दिशा, दूरियां, स्थान, आकार और देशों के रूप आदि का अध्ययन करें। सिर्फ एक यांत्रिक चीज के रूप में नहीं, बल्कि दिलचस्पी के जीवंत विषय के रूप में। जब आप अपनी कार से बाहर जाएं तो घूमते फिरते जाएं, जिससे ज्यादा मोड़ ले सकें जरूर लें, ताकि जगहों और स्थानों की आपकी क्षमता का पूरा विकास हो। लेकिन दिशा को हमेशा नोट करें ताकि इसे आप नक्शे पर अच्छी तरह डाल सकें। अगर आप किसी अजनबी शहर की यात्रा करते हैं, शुरुआत में पहले एक नक्शा निकाल लें और कंपास से जरूरी बिंदुओं को नोट कर लें। नक्शे को पढ़ें, मुख्य सड़कों की दिशाएं और अपनी रुचि के जरूरी बिंदुओं की स्थिति, भवन आदि जान लें। इस तरह न सिर्फ आप जगहों की मेमोरी विकसित कर लेंगे, बल्कि आप रास्ता भूलने से भी बचेंगे और अपनी यात्रा में एक नई रुचि भी पैदा कर लेंगे। तो दोस्तों, यह था लेसन नंबर 13। यदि आप यहाँ तक आ गए हो तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप जरूर ही सक्सेस हासिल करना चाहते हो। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल पर ऐसी ही बुक्स लाते रहते हैं, इससे ही बुक्स की समरीज लाते रहते हैं, जिससे आप सफलता हासिल कर सको। और मुझे यह भी पता है कि यहाँ तक कुछ ही लोग आए होंगे जो वाकई सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। तो हमारा ये चैनल आप सबकी मदद करेगा। तो चलिए लेसन नंबर 14 शुरू करते हैं। संख्याओं को कैसे याद रखें। संख्या और उनके आपसी संबंधों को पहचानना और याद करने की क्षमता एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच काफी अलग होती है। कुछ लोगों के लिए अंक और संख्याएं याद करना आसान होता है, जबकि कुछ लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी या रुचि नहीं होती, जिस कारण वे इन्हें याद नहीं कर पाते। श्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा माना गया है कि संख्याओं को याद करना मेमोरी के सभी चरणों में सबसे कठिन होता है, पर सभी इस बात को मानते हैं कि इस क्षमता को अभ्यास से बेहतर किया जा सकता है। ऐसे कई लोगों की क्षमता अविश्वसनीय हद तक विकसित थी, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनमें संख्याओं के प्रति इतनी विरक्ति थी कि वे इस क्षेत्र में बिल्कुल पीछे रह गए। कई प्रसिद्ध गणितज्ञों और अंतरिक्ष विशेषज्ञों ने संख्याओं के लिए अद्भुत मेमोरी विकसित की। सर विलियम हर्शल, जो कि ब्रिटिश खगोल शास्त्री थे जिन्होंने यूरेनस की खोज की, उनके बारे में कहा जाता है कि वे खगोल शास्त्री के आकलनों की सभी जटिल गिनतियों को अंकों और भिन्नों तक याद कर लेते थे। यह कहा जाता है कि वे बहुत जटिल गिनतियों को मन में ही हल कर लेते थे, बिना किसी पेन या पेंसिल के, और अपने सहायकों की प्रक्रिया की सारी जानकारी दे देते थे, जिसमें अंतिम परिणाम भी होते थे। टाइको ब्राहे, जो कि 16वीं शताब्दी के डेनिश खगोल शास्त्री थे, उनके पास भी ऐसी ही मेमोरी थी। ऐसा कहा जाता है कि वे वर्गमूल, घनमूल की सारणी देखने के नाम से क्रोधित हो गए थे और उन्होंने आधे दिन में सारी सारणियों को याद कर लिया था। यह एक ऐसा कठिन काम था जिसे याद करने के लिए 75,000 अंकों और उनके आपसी संबंधों को याद करना था। लियनहार्ड यूलर, जो कि 18वीं शताब्दी के स्विस गणितज्ञ थे, जो आगे चलकर बूढ़े हो गए, वे सारणियों को देख नहीं पाते थे, इसीलिए उन्होंने याद कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी याददाश्त से 1 से लेकर 100 तक सारी संख्याओं के 6 तक सारे पावर याद कर लिए थे। मेमोरी का एक और करिश्मा शिकागो बैंक के कैशियर ने कर दिखाया था, जिसने बैंक के सारे खातों को अपनी मेमोरी से वापस लिख दिया था, जो शहर की आग में पूरी तरह बर्बाद हो गए थे।
उसकी याददाश्त मामले के अन्य स्मृत पत्र में से बिल्कुल मेल खाते थे और यह काम उसने अपनी मेमोरी से कर दिखाया था। गणित के जीनियस जेरा कोलबर्न, जिनका समय 19वीं सदी का प्रारंभ था, शायद कमाल के लोग में वे सबसे कमाल के थे। अपने शुरुआती बचपन में उन्होंने अंकों के मामले में मस्तिष्क में कमाल की क्षमता विकसित करनी शुरू की। वे किसी भी समय के दिए जाने पर तुरंत उसे मिनटों और सेकंडों में बता देते थे। एक अवसर पर जब उनसे 48 सालों के मिनट और सेकंड गिनने को कहा गया तो उनका तुरंत जवाब था 2,52,28,800 मिनट और सेकंड में थे 151372800 सेकंड। वे 1 से 3 अंकों वाली किसी भी संख्या को समान अंकों वाली किसी और संख्या से पल भर में गुणा कर देते थे। 6 से 7 अंकों वाले किसी संख्या के गुणक बता देते थे। किसी भी संख्या की वर्गमूल, घनमूल और अभाज्य संख्या बता देते थे। वे मन में ही संख्या 8 का 16वां पावर तक का परिणाम बता देते थे, जो कि 2814747671065 था और 1,06,929 का वर्गमूल बता देते थे, जो 5 था। बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल बता देते थे। अधिकतर लोगों के लिए संख्याओं को याद करने में दिक्कत आती है क्योंकि संख्या उनके लिए कोई मतलब नहीं रखती। इसका मतलब है कि संख्या को केवल अमूर्त रूप में ही देखा जा सकता है और उन्हें ध्वनि या दृष्टि प्रभाव की तुलना में याद करना ज़्यादा मुश्किल है। इसका हल हमें तब मिलता है जब हम एक कठिनाई के स्रोत को देखने लगते हैं। इसका हल है संख्या को ध्वनि और दृष्टि प्रभाव का विषय बना ले। संख्या के अमूर्त रूप को ध्वनि या दृष्टि या दोनों के बोध से जोड़ ले, जो इस मामले में सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। आपके लिए 1848 के अमूर्त रूप को याद करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन 2948 की आवाज या फिर 1848 के आकार और रूप को याद करना आसान हो सकता है। अगर आप एक संख्या को खुद ही दोहराएं तो आप इसके ध्वनि प्रभाव को पकड़ लेंगे या इसके स्वरूप की मन में तस्वीर बना पाएंगे, मानो आपने इसे देखा हो। आप भूल सकते हैं कि किसी घर का स्टोर का नंबर 3948 है, लेकिन आप आसानी से याद रखेंगे 3948। इसकी आवाज को या फिर 3948 को अगर यह उस जगह के दरवाजे पर नजर आए। बाद वाले मामले में आप उस संख्या की दरवाजे से संगति बैठाएंगे जब आप उस संख्या की तस्वीर के लिए दरवाजे की तस्वीर मन में बनाएंगे। अपने मन में गिनती करने वाले बच्चे सवाल की संख्याएं एक काल्पनिक बोर्ड पर मन में चौक से लिखते हैं, फिर वे सारी प्रक्रियाएं करते हैं और पूरा उत्तर लिखते हैं ताकि वे सफेद आकृतियों की अलग अलग रेखाएं लिख सकें। एक युवक जो किसी स्कूल में नहीं गया था और लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उसने कहा कि गिनती करते समय वह उन्हें अपने सामने स्पष्ट देख सकता था। दूसरे ने कहा कि वह संख्याओं को वैसे देखता था मानो वे उसके सामने बोर्ड पर लिखे जा रहे हों। उसने कहा, अगर मैं मन में गुणा भाग करता हूँ तो यह हमेशा मेरे मस्तिष्क में दृश्य रूप में उभरता है। सच में मेरे हिसाब से और कोई तरीका मानसिक गणित को अंजाम देने का नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो किसी पत्ते की संख्या नहीं बता सकते, पर तब उन्हें बार बार दोहराया ना जाए और फिर उन्होंने आवाज याद कर ली और कभी नहीं भूले। बाकी आवाज को भूल गए और उन्हें मस्तिष्क में रजिस्टर नहीं कर पाए।
लेकिन उस संख्या को किसी ऑफिस या स्टोर के दरवाजे पर देखकर उसे एक पल में दोहरा सकते थे, या कहते हुए कि वे मन में दरवाजे की संख्या को देख सकते थे। आप थोड़ी जांच पड़ताल के बाद पाएंगे कि अधिकतर लोग संख्याओं को ऐसे ही याद करते हैं और बहुत कम लोग उन्हें अमूर्त रूप में याद करते हैं। इस कारण अधिकतर लोगों के लिए एक संख्या को सोच पाना भी मुश्किल होता है। खुद पर कोशिश करें और देखें कि क्या आप किसी संख्या की शब्दों की आवाज या किसी मानसिक तस्वीर के रूप में याद नहीं करते। और जो भी तरीका आपके साथ होता है, आवाज हो या तस्वीर, वह तरीका आपके लिए संख्या को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका हो सकता है और बार बार आपको वह रास्ता देता है जिस पर आपको मेमोरी का यह चरण विकसित करना चाहिए। संगति के नियम का इस्तेमाल संख्याओं को याद करने में अच्छी तरह किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक इंसान ने बताया कि उसने संख्या 1,86,000 को वायुमंडल में प्रकाश तरंगों द्वारा प्रति सेकंड तय किए गए मील अपने पिता से सीखी है। अपने पिता के बिजनेस के पूर्व स्थान 186 से संगति बैठाकर याद किया है। दूसरे ने बताया अपना टेलीफोन नंबर स्वतंत्रता दिवस की तारीख 1776 में संगति बैठाकर याद किया। लेकिन दिनांक या घटनाओं से जुड़ी विशेष संख्याएं यदि याद करने का बेहतर तरीका है कि उस संख्या का दिनांक की तस्वीर उस घटना से जोड़कर उसकी मन में तस्वीर बनाई जाए, फिर दोनों को तस्वीर से जोड़ा जाए और यह संगति काम आएगी। जब तस्वीर याद आएगी, डोगे रेल के छंग जैसे 1442 में कोलंबस गया सागर के पानी में, या 1861 में देश गया युद्धगृह में आदि का नाम, स्थान और इस्तेमाल है। लेकिन इससे अच्छा यह है कि संख्या की दृष्टि या ध्वनि को बनाया जाए, जो कि कृत्रिम लिंक और पेग के अजीबोगरीब तरीकों से कहीं बेहतर है। इससे पहले कि आप किसी विषय की अच्छी मेमोरी विकसित कर सके, आप उस विषय में दिलचस्पी पैदा कीजिए। इसीलिए अगर आप संख्याओं में अपनी रुचि गणित की समस्याओं को हल करके जगा रहे हैं, तो आप में संख्याओं के लिए दिलचस्पी पैदा होने लगेगी। थोड़ा सा प्राथमिक गणित दिलचस्पी से इस्तेमाल करने पर आपको संख्याएं कैसे याद करें विषय पर दर्जन किताबों से ज़्यादा मदद देगा। मेमोरी के 3 नियम हैं: दिलचस्पी, ध्यान और अभ्यास। और अंतिम नियम सबसे जरूरी है, क्योंकि इसके बिना बाकी सब काम नहीं करते। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि संख्याओं में कितनी दिलचस्प चीजें होती हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक गणित पढ़ने का काम उतना नीरस नहीं लगेगा जितना बचपन में लगता था। आप संख्याओं के संबंध में अनोखी चीज खोजेंगे। यह उदाहरण आपका ध्यान कुछ मामलों में खींचेगा। अंक 1 लीजिए और इसके आगे शून्य लगाएं। इस तरह आप जितने ज़्यादा शून्य लगा सकते हैं, फिर उसे 7 से विभाजित कीजिए। आप पाएंगे कि हर बार परिणाम 1,42,857 आएगा। उसके बाद फिर 1,42,857 आएगा। ऐसा अनंत तक होता रहेगा। ये 6 अंक बार बार आते रहेंगे। फिर इस 6 अंक को 7 से गुणा कीजिए और गुणनफल सारे के सारे 9 होंगे। फिर किसी संख्या को लीजिए, इसे लिख लीजिए और इसके नीचे यह संख्या उल्टे क्रम में लिखिए और दूसरे को पहले से घटाइए और आप पाएंगे कि परिणाम 9 आएगा और हमेशा 9 का गुणक होगा। फिर 2 या अधिक अंकों से बना कोई संख्या लीजिए और उसमें से दोनों अंकों का जोड़ घटा दीजिए और परिणाम हमेशा 9 का गुणक आएगा। जैसे 184
बड़े ब्रैकेट के अंदर 1 + 8 + 4 बराबर 13, 184 - 13 बराबर 171, जो 19 है, 9 का गुणक है। ये उदाहरण दिए गए हैं ताकि आप में संख्याओं के लिए काफ़ी दिलचस्पी जाग जाए। अगर आप उनमें दिलचस्पी जगा सकते हैं तो आप संख्याओं को याद करने के रास्ते पर निकल पड़ेंगे। संख्याओं और अंकों का आपके लिए कुछ मतलब होना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। इस लेसन का मुख्य बिंदु अधिकतर लोगों के लिए संख्याओं को याद करने में दिक्कत आती है क्योंकि संख्या उनके लिए कोई मतलब नहीं रखती। इसका मतलब है कि संख्या को केवल अमूर्त रूप में ही देखा जा सकता है और उन्हें ध्वनि या दृष्टि प्रभाव की तुलना में याद करना ज़्यादा मुश्किल है। इसका हल हमें तब मिलता है जब हम इस कठिनाई के स्रोत को देखने लगते हैं। इसका हल है संख्या की ध्वनि और दृष्टि प्रभाव का विषय बना ले। संख्या के अमूर्त रूप को ध्वनि या दृष्टि या दोनों के बोध से जोड़ ले और जो इस मामले में सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं। दिनांक, घटनाओं से जुड़ी विशेष संख्याएं आदि याद करने का बेहतर तरीका है कि उस संख्या या दिनांक की तस्वीर उस घटना से जोड़कर उसकी मन में तस्वीर बनाई जाए, फिर दोनों की तस्वीर में जोड़ा जाए और यह संगति तक काम आएगी जब तस्वीर याद आएगी। मेमोरी के 3 नियम दिलचस्पी, ध्यान और अभ्यास, और अंतिम नियम सबसे जरूरी है क्योंकि इसके बिना बाकी सब काम नहीं करते। संख्याओं और अंकों का आपके लिए कुछ मतलब होना चाहिए और बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं लेसन नंबर 15 और इस बुक समरी का लेसन नंबर 3 है ये संगीत कैसे याद करें। मस्तिष्क की अन्य क्षमताओं की तरह अलग अलग व्यक्ति संगीत और धुन की अलग अलग क्षमताएं रखते हैं। कुछ लोगों के लिए संगीत आसानी से पकड़ में आ जाता है लेकिन दूसरों को इस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोगों के लिए तराना सहज होता है और तराने की कमी उन्हें परेशान करती है, लेकिन कई लोग इन दोनों में अंतर शायद ही पकड़ पाते हैं। कुछ लोग संगीत की आत्मा होते हैं, वहीं कुछ लोग को पता नहीं होता कि संगीत की आत्मा क्या होती है। कुछ चीज़ों का पता संगीत के ज्ञान के विभिन्न चरणों में चलता है। कुछ कान से सुनकर सही संगीत बजाते हैं लेकिन धुन से बजाने में मार खा जाते हैं। कुछ लोग यांत्रिक तरीकों से काफ़ी अच्छा संगीत बजाते हैं लेकिन संगीत सुनकर उनको मेमोरी नहीं रख पाते। यह अच्छा संगीतज्ञ है जो खुद में ऊपर बताई दोनों क्षमताएं रखता है, संगीत का ध्वनि बोध और धुन से सही बजाने की क्षमता। ऐसे कई मामले हैं जहां संगीत की मेमोरी की अति साधारण क्षमताएं देखी गई हैं। एक महान आयरिश कवि एक मशहूर संगीतज्ञ से मिला और उसने संगीत की क्षमताओं को परखने की चुनौती दी। चुनौती स्वीकार कर ली गई और संगीतज्ञ ने अपने वायलिन पर विवर्डी का सबसे कठिन कंसर्टो बजाया। प्रदर्शन खत्म होने पर उस कवि ने, जिसने पहले वह धुन नहीं सुनी थी, उसने अपना हार्प लिया और उस पर वह धुन बिना एक भी गलती के शुरू से अंत तक बजाई। बीथोवन अपनी मेमोरी में कोई भी संगीत की संरचना रख सकता था, चाहे वह कितनी भी जटिल हो, जिसे उसने सुना हो और उसे फिर से बजा सकता था। वह बाल के वेन टेम्पर्स क्लेविकोर्ड की सारी धुनों को मेमोरी बजा सकते थे, जिसमें 48 प्रील्यूड थे और उतने ही प्रीफ्यूग थे, जिनकी गति की जटिलता और संगीत बजाने की कठिनाई अतुलनीय थी, क्योंकि हर एक धुन सबसे अजीब तरीके से लिखी गई थी। 4 साल की उम्र में मोजार्ट कंसर्टो ने
मुश्किल सोलो का एक एक नोट बना लेते थे जिसे उन्होंने सुन रखा था। वे एक मंद नृत्य आधे घंटे में सीख लेते थे और कम उम्र में ही छोटी धुनें बना लेते थे। 6 साल की उम्र में वे बिना यंत्र की मदद से धुनें बनाते थे और अपने संगीत के ज्ञान और मेमोरी में तेजी से बढ़ते गए। 14 साल की उम्र में वे होली वीक में रोम गए। सिस्टीन चैंपेल अंग्रेली की मिसेयर हर दिन बजाई जाती थी जिसका स्कोर मोजार्ट पाना चाहते थे, पर उन्हें पता चला कि उनकी प्रतियां ये नहीं मिलती हैं। उन्होंने ध्यान से प्रदर्शन को सुना और अंत में पूरे स्कोर को मेमोरी में बिना गलती के लिख डाला। दूसरे समय में मोजार्ट वियना में राजा जोसेफ के सामने एक प्रसिद्ध वायलिन वादक को संगीत बजाने के लिए एक मौलिक धुन देनी थी। उस जगह पहुंचने पर मोजार्ट को याद आया कि वह अपना हिस्सा भूल चुके थे। बिना घबराए ही उन्होंने एक खाली कागज सामने रखा और उस धुन को मेमोरी की मदद से बजा डाला। जब डॉन जियोवनी का ओपेरा मंचित किया जाना था तब हार्पीस कार्ड के लिए उनके स्कोर की नकल करने के लिए समय नहीं था, लेकिन मोजार्ट इसके लिए तैयार थे। उन्होंने पूरा ओपेरा मंचित किया। गीतों के लिए हार्पी कार्ड की संगत और कोरस को बिना सहायता के बजाया। मेंडेलियन के प्रसिद्ध संगीत मेमोरी के कुछ किस्से हैं। उन्होंने एक बार लंदन में एक बड़ा कंसर्ट किया जहां मिडसमर नाइट्स ड्रीम का ओवरचर प्रस्तुत किया गया था। पूरे स्कोर की सिर्फ एक कॉपी थी जो सेंट पास कैथेड्रल के आर्गन वादक के पास थी, जो इसे कोच में भूल आया था। तब मेंडेलसन ने दूसरा स्कोर अपनी मेमोरी की मदद से लिख डाला, वह भी बिना गलती के। दूसरे समय में जब बाच का फैशन म्यूजिक सार्वजनिक रूप से मंचित होना था, उन्होंने कंडक्टर के प्लेटफॉर्म पर पाया कि प्रदर्शित होने वाले संगीत के स्कोर की बजाय दूसरा स्कोर गलती से आ गया था। बिना हिचकिचाहट के मेंडेलसन ने उस जटिल धुन को मेमोरी की मदद से बना डाला। वे स्कोर के पन्ने दर पन्ने पलटते गए जैसे प्रदर्शन आगे बढ़ा, इसीलिए ऑर्केस्ट्रा और गायकों पर कोई दबाव नहीं पड़ा। अमेरिकन संगीतज्ञ लुइस एम गोड्सचाक अपनी मेमोरी की मदद से हजारों धुन बजा सकते थे, जिसमें बाच की भी कई कृतियां थी। प्रसिद्ध कंडक्टरों के कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी मेमोरी की मदद से कई ओपेरा के हर एक नोट को बजाया है। यह देखना चाहिए कि मेमोरी के 2 चरण को संगीत की मेमोरी में प्रवेश करना चाहिए। धुन की मेमोरी और नोट्स की मेमोरी। धुन की मेमोरी ध्वनि प्रभाव के वर्ग में आती है और जो बात उसके बारे में कही गई है वह यहाँ लागू होती है। नोट्स की मेमोरी ध्वनि प्रभाव के वर्ग में आती है और इस वर्ग के नियम यहाँ भी लागू होते हैं। धुन की मेमोरी के विकास के मामले में बड़ी सलाह यह दी जाती है कि संगीत की ध्वनि के हर हिस्से में भारी दिलचस्पी ली जाए और अच्छा संगीत सुनने के अवसर का लाभ उठाया जाए। संगीत की आत्मा में घुसने की तब एक तक कोशिश करते रहें जब तक वह आपका हिस्सा न बन जाए। सिर्फ सुनकर संतुष्ट न हो जाएं, बल्कि अपने आप को इसका अर्थ समझने का भी मौका दें। संगीत जितना ज्यादा आपके लिए मतलब रखता है, आप उन्हें उतनी ही आसानी से सीखेंगे। गायन संगीत के छात्रों द्वारा जो प्लान सबसे ज्यादा अपनाया जाता है वह यह है कि किसी धुन के एक हिस्से को उसके सामने कई बार बजाया जाता है जब तक वे उसे सही न गुनगुनाने लगे। फिर कुछ और हिस्से जोड़े जाते हैं और उसके बाद कुछ और जोड़े जाते हैं
हर नए हिस्से को पिछले सीखे गए हिस्से में जोड़कर देखा जाता है ताकि संगति की यह कड़ी टूट न जाए। यह सिद्धांत वैसा ही है जब बच्चा का खा गा घा सीख रहा हो। खा याद रहता है क्योंकि यह का के बाद आता है। थोड़े ज्यादा जोड़े जाने के साथ बार बार पुनरावृत्ति की जाती है और इस तरह लंबी और कठिन धुन याद हो जाती है। धुन की मेमोरी ऊपर बताए गए तरीकों से विकसित की जाती है, हिस्सों को सीखने के तरीके से और फिर अन्य हिस्सों को जोड़कर, और बार बार तरीका पूरा तरह से दृष्टि प्रभाव से आया है और आपको मन में तस्वीर बनानी चाहिए। वह यह है कि आप हर हिस्से को तब तक सीखें जब तक इसे मन की आंखों से ना देख सकें। लेकिन यह जैसा कि बाकी दृष्टि प्रभावों में होता है, आप पाएंगे कि आपको नोट की ध्वनि में मेमोरी में उनकी दृष्टि के साथ काफी सहायता मिलेगी। इन दोनों को अधिक से अधिक जोड़ना शुरू करें ताकि जब आप एक नोट देखें तो आपकी आवाज सुन सकें और जब आप एक नोट सुने तो उसे मन में देख सकें। दृष्टि और ध्वनि के प्रभाव को जोड़ने से आपको दोहरे इंद्रिय प्रभाव का लाभ मिलेगा, जिससे आपकी मेमोरी में दोगुना विकास होगा। नोट की मन में तस्वीर बनाने के साथ समय, गति, भाव आदि को इंगित करने वाले सैकड़ों को जोड़ सकें ताकि आप देख सकने वाले नोट्स के साथ गुनगुना सकें और आपका भाव तथा अभिव्यक्ति सही हो। समय या गति के बदलाव को नोट्स की मेमोरी में सावधानी से डाल लीजिए। सबसे पहले उस स्कोर के हिस्से की भावना को याद कर लीजिए जिसे आप सिर्फ न देख और बोल सकें बल्कि याद करते समय महसूस भी कर सकें। सरल गीतों को याद करने का पहले अभ्यास कीजिए। एक कारण यह है कि ये गाने आसानी से याद आ जाते हैं और संगति की कड़ी बड़ी आसानी से रखी जा सकती है। मेमोरी के इस चरण में बाकी की तरह दिलचस्पी लीजिए व ध्यान दीजिए और अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए। चीज़ों को मेमोरी में डालना बहुत जरूरी है ताकि वे याद आ सकें। यह बात इस विषय के समय हमेशा याद रखी जानी चाहिए। इस लेसन का मुख्य बिंदु मेमोरी के दो चरण जो संगीत की मेमोरी में आवश्यक हैं, धुन की मेमोरी और नोट्स की मेमोरी। धुन की मेमोरी ध्वनि प्रभाव के वर्ग में आती है और जो बात उसके बारे में कही जाती है वह यहाँ लागू होती है। नोट्स की मेमोरी ध्वनि प्रभाव के वर्ग में आती है और इस वर्ग के नियम यहाँ भी लागू होते हैं। धुन की मेमोरी के विकास के मामले में बड़ी सलाह यह दी जाती है कि संगीत की ध्वनि के हर हिस्से में भारी दिलचस्पी ली जाए और अच्छा संगीत सुनने के अवसर का लाभ उठाया जाए। संगीत की आत्मा में घुसने की तब तक कोशिश करते रहें जब तक वह आपका हिस्सा न बन जाए। सिर्फ सुनकर संतुष्ट न हो जाएं, बल्कि अपने आप को इसका अर्थ समझने का भी मौका दें। संगीत जितना ज़्यादा आपके लिए मतलब रखता है, आप उसे उतनी आसानी से सीखेंगे। ध्वनि और दृष्टि को अधिक से अधिक जोड़ना शुरू करें ताकि जब आप एक नोट देखें तो उसकी आवाज़ सुन सकें और जब आप एक नोट सुने तो उसे मन से देख सकें। दृष्टि और ध्वनि के प्रभाव को जोड़ने से आपको दोहरे इंद्रिय प्रभाव का लाभ मिलेगा, जिससे आपकी मेमोरी में दुगना विकास होगा। तो दोस्तों, इस बुक समरी को अब यहीं पर एंड करेंगे। यदि आप यहाँ तक आ गए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप सफलता पाना चाहते हो तभी आप यहाँ तक आए हो। तो उसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया और आप सब लगातार हमें सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं बुक समरी एपिसोड नंबर
6 में आज का जो एपिसोड है वो 5 है, तो 6 में हम 16वें अध्याय से शुरू करेंगे। यह बुक लगभग आधी खत्म हो चुकी है। इसके बाद भी लगभग 5 एपिसोड और बचेंगे, फिर यह बुक एंड हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप इंटरेस्टिंग हो किसी बुक के बारे में जिसकी समरी आप सुनना चाहते हो, तो हमें कमेंट में बताइए कि अगली बुक समरी हम किस बुक की लाएं। तो दोस्तों, हमें इजाजत दें। धन्यवाद। मिलते हैं एपिसोड नंबर 6 में।